नमस्ते दोस्तों। रिवीजन की डेली करंट अफेयर वाली क्लास में आप सभी को स्वागत है। आज है तारीख 15 जुलाई 2024 और आज जितने भी सारे तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चंस बन सकते थे उन सारे की सारे मैं आपके सामने लेकर के मौजूद हूँ। तो आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि बी वर्ल्डन ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? हु हैज वोन द विंबलडन ओपन 2024 मेंस सिंगल्स टाइटल? तो वो किसने जीता है? तो आप कहेंगे कि वो जीता है आपका कार्लोस अल्कराज ने। हालांकि विंबलडन ओपन 2024 पुरुष एकल के खिताब की बात करें तो विंबलडन ओपन जो है वो सबसे ज्यादा अगर किसी को रिकॉर्ड है तो वो आपका नोवाक जोकोविच को। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं और आपका कार्लोस अल्कराज जो कि नोवाक जोकोविच को विंबलडन ओपन 2024 एकल पुरुष का खिताब जो है वो हरा करके कार्लोस अल्कराज जीत चुके हैं जो कि स्पेन के हैं। राफेल नाडेल जो है वो आपका स्पेन के हैं और डेनियल मेदवेदेव वो आपका है वो रसिया के हैं। आइए जानते हैं कुछ इनके बारे में, विंबलडन ओपन 2024 पुरुष एकल के खिताब के बारे में। तो स्पेन के कार्लोस अल्कराज जो है वो आपका दूसरी बार विंबलडन का खिताब जीत चुके हैं नोवाक जोकोविच को नोवाक जोकोविच को हरा करके। नोवाक जोकोविच के बारे में अगर मैं बताऊं तो सबसे ज्यादा अगर कोई रिकॉर्ड बनाने वाली है अगर वो किसमें, तो आप कहेंगे विंबलडन ओपन में, तो वो आपका नोवाक जोकोविच है जो कि 24 बार जीते हैं। लेकिन अब जो है वो 2024 में हार चुके हैं। सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी जो नोवाक जोकोविच को कार्लोस अल्कराज ने हरा दिया है, 2 बार हरा दिया है। तो लंदन में सेंटर कोर्ट में मैच खेला गया था और कार्लोस अल्कराज ने जो है वो 2023 में विंबलडन का विजेता रहा था। नोवाक जोकोविच ने 7 बार विंबलडन का खिताब जीता था। अब तो वो हुआ मेल्स वाले, अब फीमेल्स वाला देखते हैं। विंबलडन 2024 के महिला एकल वर्ग के फाइनल मुकाबले में चेक गणराज्य की वारवोरा केजी क्रेजिकोवा ने इटाली इटाली जैस्मिनी पाओलिनी को हराकर खिताब जो है वो जीत लिया है। केजरीकोवा का यह पहला ही विंबलडन खिताब रहा और ये जीत गए। तो यह क्रेजिकोवा का दूसरा महिला एकल ग्रैंड स्लैम खिताब है जिसने पहले उन्होंने 2021 में फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था। आइए जानते हैं विंबलडन ओपन के बारे में। तो मैं आपको बताऊं कि इसमें जो है वो चार जो है वो ओपन, चार जो है वो टूर्नामेंट खेली जाती है। इसका नाम याद रखिएगा आप कुछ इस तरीका से, AFWU। ए से ऑस्ट्रेलियन ओपन, एफ से फ्रांस ओपन, बी से विंबलडन ओपन और यू से यूएसए ओपन। तो विंबलडन इन चार में से सबसे पुराना टेनिस जो है वो टूर्नामेंट है। और विंबलडन की अगर बात करें तो विंबलडन को जैसे ही आप नाम लीजिएगा तो इसमें लंदन लिखा हुआ आ रहा। तो ये जो है वो लंदन में खेली जाती है और विंबलडन की शुरुआत जो होती है वो 1877 में होती है। प्रत्येक वर्ष जून जुलाई के महीनों में लंदन में खेली जाती है। यह ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है और नोवाक जोकोविच सबसे सबसे मतलब कह सकते हैं सबसे चैंपियन जो रहा है वो आपको नोवाक जोकोविच रहे हैं। और ये खिलाड़ी जो है वो आपका जो कहाँ के हैं, तो ये हैं सर्बिया के। नोवाक जोकोविच के बारे में आप लोगों ने एक स्टोरी सुना होगा कि ये जो है वो नोवाक जोकोविच किसी के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं रहते। मतलब कि अगर उनको खाना बनाना, तो ऐसा नहीं कि उनकी पत्नी खाना बना करके देगी तो वो खाएंगे, या तो फिर उनके बच्चे जो है वो खाना बना करके देंगे तो वो खाएंगे। नहीं, वो अपने खुद पर डिपेंड रहते हैं, मैं खाना अपने हाथ से बना कर खाऊंगा। और इसी के चलते क्या हुआ था कि कोरोना वायरस में इनकी एक स्टोरी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था कि नोवाक जोकोविच जो है वो मतलब बॉडी तो अपने खाना हाथों से बना कर के ये खाए थे, लेकिन जो इन्होंने बॉडी बनाया था तो वो इंजेक्शन लगा रहे थे कोरोना वायरस के, डबल वैक्सीन लगवा रहे थे। तो ऐसे में उन्होंने मना कर दिया कि जब वो मैं नहीं लगवाऊंगा। तो नरेंद्र मोदी ने इसके रिप्लाई में कहा कि अगर आप इंजेक्शन नहीं लगवाइएगा, जो डबल डोज या तो फिर वैक्सीन आप नहीं लगाइएगा, तो आपको जो टूर्नामेंट होने वाली है उससे जो है वो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो उन्होंने मतलब अपने आप पर एक कॉन्फिडेंस होती है ना, अपने आप में जो उसमें था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है,
मैं ये नहीं खेलूंगा तो थोड़ी ना बचूंगा, लेकिन मैं जो है शरीर बनाया हूँ, कितनी मेहनत से मैं बनाया हूँ वो मैं ही जानता हूँ। जो उन्होंने गेम से बाहर हो गया, लेकिन उन्होंने इंजेक्शन नहीं लिया, तो फिर क्या दूसरी मैच में उन्होंने खेलने लगे। तो ये होती है आपका क्या होती है, कॉन्फिडेंस होती है। और आजकल के लोग तो अपने अधिकार के लिए भी लड़ने से इनकार कर देते हैं। विंबलडन ओपन महिला की बात करें तो महिला एकल का विंबलडन खिताब सर्वाधिक 9 बार मार्टियन नवरातिलोवा ने जीता है, जो कि यूएस के हैं। और श्रेणी की लिस्ट की बात करते तो विजेता जो रहा था आपका हैरी हैरी हेलियो वारा और हेनरी पैटन, ये दो रहे हैं। और महिला में जो रहे हैं वो आपका रहे हैं कैटरीना सीनिया कोवा और टेलर डाउन टेलर टाउन सेंट रहे, ये दो रहे वो आपका विजेता। एक तो पुरुष एकल के खिताब जीते हैं और एक तो महिला युगल के खिताब जीते हैं। और उप विजेता यानी कि रनर जो रहे वो आपका मैक्स पार्सेल और जॉर्डन थॉमसन रहे। और महिला में जो रहे वो आपका गैब्रिएला डाब्रोवेस्की और एरिन रूटलिफ, ये दो रहे हैं। ग्रैंड स्लैम क्या होती है? ग्रैंड स्लैम जो है वो एक 4 बड़े टूर्नामेंट का एक ग्रैंड स्लैम है, जो कि सबसे ज्यादा जीता है किसने? तो नोवाक जोकोविच ने जीता। ये एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है वो टेनिस है। आइए आज का अगला नंबर क्वेश्चन है, केपी शर्मा ओली किस देश के प्रधानमंत्री बने? केपी शर्मा ओली हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ हिज कंट्री। तो किस देश के बने हैं? तो वो बने हैं आपका नेपाल का। भूटान के आपको पता होगा कि भूटान के जो बना है वो आपका कौन बना है? तो भूटान के जो आपका बना है, भूटान से पहले आप जान लीजिए कि भूटान से पहले आपका मॉरिशस मॉरिशस में आपका बना है प्रवीण जगन्नाथ बना है। और श्रीलंका के बना है दिनेश धूमचक्रन बने हैं। कौन बने हैं? दिनेश दिनेश क्या नाम है इनका? दिनेश गुणवर्धन बने हैं। और आपका जो बने हैं वो भूटान का बने हैं कौन? भूटान का बने हैं आपका सेरिंग टोके बने हैं। तो ये आपका हो जाएगा, नेपाल करेक्ट हो जाएगा। 12 जुलाई को नेपाल के प्रधानमंत्री जो हुआ करते थे पहले, वो उनका नाम था पुष्प कमल दहल। जिनकी जो है वो सरकार गिर गई है, तब जो है वो पुष्प कमल दहल जो है वो लास्ट में क्या कर दिए, प्रधानमंत्री पद से उनको इस्तीफा देना पड़ा। और अब जो वहां पे आई है वो आपका ये केपी शर्मा ओली, जो कि आपका सीपीएन यूएमएल के नेता रहे हैं। अब नेपाल में सीपीएन यूएमएल के एनएमएल और नेपाली कांग्रेस के द्वारा जो है वो गठबंधन की सरकार अब बनेगी। 2015 की सबसे बड़ी चीज आती है कि 2015 में नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें जो है वो 2 सदनीय व्यवस्था कर दी गई थी। जिसमें जिसमें आपका प्रतिनिधि सभा, यानी प्रतिनिधि सभा मतलब कि द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड नेशनल असेंबली, वहां पे नाम दो देखने को मिला। जिसमें नेपाली की प्रतिनिधि मतलब कि जो ये बोलते हैं कि द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उसमें जो है वो सदस्य की संख्या जो है वो 275 है। नेपाल के बारे में जानते हैं तो नेपाल से सीमा जो लगती है हमारे भारत की, वो लगती है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और फिर बिहार और फिर पश्चिम बंगाल और फिर सिक्किम लगती है। इसकी राजधानी काठमांडू है, जहाँ पे आपका सार्क की हेड क्वार्टर है। और हेड क्वार्टर जो है वहाँ पे स्टैब्लिश की गई थी 1985 में की गई थी। राष्ट्रपति वहाँ के हैं रामचंद्र पौडेल हैं, और जहाँ के प्रधानमंत्री जो कि अभी हाल ही में नियुक्त की गई हैं तो आपका केपी शर्मा ओली है। और मुद्रा वहाँ पे नेपाली रुपये चलती है। वहाँ भारत और नेपाल के बीच में एक एक्सरसाइज चलती है जिसका नाम है भारत नेपाल। अब हाल ही में इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हुई है जिसको हम लोग चर्चा करते हैं, तो लिसा डी एंडा माद्रोज का एफएटीएफ के अध्यक्ष बनाई गई है। एफएटीएफ का मतलब होती है फाइनेंशियल फाइनेंशियल एक्टिंग फाइनेंशियल 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 एक्टर टास्क फोर्स होती है। कीर स्टारमर में जो आपका ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पहले जो था वो प्रधानमंत्री था वो आपका ऋषि सुनक था, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी का था। अब वहाँ पे लेबर पार्टी की जो सरकार आ गई है। कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो 121 सीट जीत पाई थी और वो हार गई है, ऋषि सुनक हार गई है। तो आपका मार्क रूट जो है वो आपका NATO नाटो के महासचिव बन गए हैं। और मदूस पे से अ, मसूद पेजेस्कियान पेजेस पेजेस्की पेज पेजस्कियान
जो है वो आपका ईरान के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन गए हैं। संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाएगा? तो भेनबिल कॉन्स्टिट्यूशन एसोसिएशन डे बी ऑब्जर्व्ड, तो वो आपका बनी है कब? तो आपका बने 25 जून को। 17 मार्च को प्रेरणा दिवस मनाई जाती है और 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाई जाती है और 23 जनवरी को आपका मनाई जाती है आपका पराक्रम दिवस मनाई जाती है। मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार में 25 जून इतिहास की ऐसा डेट है जहां पे जो है वो संविधान हत्या दिवस मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है? 25 जून 1975 को तत्कालीन जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे इंदिरा गांधी जिन्होंने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। तत्कालीन राष्ट्रपति उस समय हुआ करते थे फखरुद्दीन अली अहमद, जिनको फोन करके ये बोला गया कि जो है वो मैं देश में जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहा हूँ। 352 लगाना है, वही अनाउंस सुबह में हो जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल जो लगती है वो आपका 352 के तहत लगती है, यानी कि 352 के आर्टिकल नंबर 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा हो जाती है। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक, यानी कि 21 महीना जो है भारत में आपातकाल की घोषणा होती रही हो गई थी। इस साल 25 जून को इमरजेंसी की 49वीं बरसी मनाई जा रही है। अब आइए जानते हैं संविधान में 3 प्रकार की इमरजेंसी का वर्णन किया गया है। नेशनल इमरजेंसी, बाहरी जब आक्रमण होती है तो फिर युद्ध या देश के अंदर कोई जो आर्मी लोग होती है, जो सेनाओं के बीच में कोई बड़ी आपदा आने पर नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी को लागू किया जाता है। 356 के तहत जो है वो राज्य का संवैधानिक सिस्टम फेल हो जाती है तो अच्छा, उसके बाद 352 हो गया, उसके बाद में 356 आती है जिसमें राष्ट्रपति शासन लगती है। राष्ट्रपति शासन कब लगती है? राष्ट्रपति शासन का मतलब है कि राज्य का संवैधानिक सिस्टम जब फेल हो जाती है, मतलब कि राष्ट्रपति राज्य सरकार के अपने नियंत्रण में नहीं कर पाती है, अपने से कंट्रोल नहीं हो पाती है, तब राष्ट्रपति जो है वो अपने कंट्रोल में ले लेती है। इसे राष्ट्रपति शासन हम लोग कहते हैं। शासन व्यवस्था, राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति निगरानी में राज्यपाल चलाते हैं और जो है वो आप कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा। उसके बाद एक और इन इमरजेंसी होती है जिसको नाम है वित्तीय आपातकाल, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब देश में आर्थिक मंदी हो जाती है, मतलब कि सरकार के पास जो है वो देश चलाने के लिए पर्याप्त पैसा अगर नहीं रहती है तो ऐसे में वित्तीय आपातकाल लगा दी जाती है। तो संविधान में 3 प्रकार की इमरजेंसी का हम लोगों ने चर्चा किया 360 में कि वित्तीय आपातकाल लग जाती है। भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा, सबसे खुशी की बात है। समानता दिवस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में मनाई जाती है 14 अप्रैल को। भाला फेंक दिवस नीरज चोपड़ा के सम्मान में 7 अगस्त को मनाई जाती है और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाई जाती है और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाई जाती है। आज का अगला नंबर क्वेश्चन है, जेम्स एंडरसन किस देश के क्रिकेटर थे जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? जेम्स एंडरसन वाज द क्रिकेटर ऑफ हिज कंट्री हु 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 हैज रिटायर्ड फ्रॉम क्रिकेट। तो आपका है इंग्लैंड के वो है। 41 साल की उम्र में इंग्लैंड के मुख्य तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। 2002 में 20 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट की घोषणा शुरुआत की थी। उन्होंने टेस्ट में 704 रन बनाए हैं। उसके बाद वनडे में आपका जो है वो 200 वनडे जो खेले हैं वो आपका टेस्ट खेले हैं 704 को और वनडे जो है वो 269 को और टी20 जो खेले वो आपका 20 को और 18 जो खेले 20 में से जो है वो आपका 18 विकेट हासिल उन्होंने किया है। एंडरसन ने अपने करियर में 991 विकेट जो है वो हासिल किए। उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच 2024 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला है। आइए 3 प्रश्न आपके भी इंतजार कर रहे हैं। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? और मैजिनॉट रेखा किस देश के बीच स्थित है? और प्लासी के युद्ध के बाद किसको बंगाल का नवाब बनाया गया था? अगला नंबर क्वेश्चन है, पहली बार भारत की किस महिला पायलट
ने पीच ब्लैक सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया है। तो आपका कौन लिया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भावना कंठ। आप देख सकते हैं कि महिला जो है वो क्या से क्या नहीं कर रही है। नेवी के जो है वो नेवी के अध्यक्ष आपका शिवांगी जोशी बन गई हैं, और अशोक जो है वो आपका जो है वो जो है वो नीरज नीरज मिश्रा। भावना कंठ ने पिच ब्लैक के सैन्य अभ्यास में भाग लिया है, और भावना कंठ जो है वो SU-30M के आई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली है, और IAF की पहली महिला पायलट बन गई है। 43वां पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास 2024 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है, और ये लड़ाकू विमान जो है वो आपका कहाँ से आया है? तो आपका रूस से आया है। कहाँ से आया है? रूस से आया है। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि अगला नंबर क्वेश्चन है, ये 12 जुलाई से ये 2 अगस्त 2024 तक ये आयोजन किया गया था, और ये एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है, जिसकी शुरुआत 1981 में की गई थी। इसमें 20 देशों की वायुसेना में 140 से अधिक विमान भाग ले रहे हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के उपराज्यपाल के प्रशासनिक नियुक्तियां बढ़ा दी है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ द लिeutenant गवर्नर ऑफ ईच स्टेट। तो वो आपका जम्मू कश्मीर है। केंद्र सरकार, ये जो है जम्मू कश्मीर के कौन है? तो आपका मनोज पांडे है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल यानी कि एलजी का मतलब क्या होती है? तो आप कहेंगे एलजी का मतलब होती है आपका लिक्यूटेंट गवर्नर होती है। तो आपका जो है वो केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की प्रशासनिक शक्तियां बढ़ा दी है, और दिल्ली की तरह आप जम्मू कश्मीर में राज्य सरकार एलजी की मंजूरी के बिना अफसरों को पोस्टिंग और ट्रांसफर नहीं कर सकेगी। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के धारा 55 के तहत बदले हुए नियमों को नोटिफाई किया है। उपराज्यपाल के पास अब पुलिस, कानून व्यवस्था और वाइल इंडिया सर्विस AIA से जुड़े मामलों में ज्यादा अधिकार होंगे। संशोधन नियमों में 2 अहम पॉइंट जोड़े गए हैं, जिसे आपका 42 के ए में पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवा और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से जुड़े किसी भी प्रस्ताव को तब तक मंजूरी या नामंजूरी नहीं किया जा सकता जब तक मुख्य सचिव के जरिए उसे उपराज्यपाल के सामने नहीं रखा जाएगा। अभी से जुड़े मामलों के वित्त विभाग की सहमति लेना जरूरी है। 42 के बारे में हम लोगों ने देखा है, किसी प्रकरण में केस चलाने की मंजूरी देने या ना देने और अपील दायर करने के संबंध में कोई भी प्रस्ताव विधि विभाग मुख्य सचिव के जरिए उपराज्यपाल के सामने रखा जाना जरूरी होगा। आइए नॉलेज की फैक्ट्री में बात करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाई जाती है, और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाई जाती है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाई जाती है, और विश्व वन्य दिवस 3 मार्च को मनाई जाती है। आर्थिक जैविक विविधता दिवस मनाई जाती है, 22 मार्च को मनाई जाती है, 22 मई को मनाई जाती है, और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाई जाती है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाई जाती है 2 फरवरी को, और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई दिवस 24 अक्टूबर को मनाई जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में देश का समग्र SPG स्कोर कितना हो गया है? SPG का मतलब होती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्लोबल होती है। तो आपका कितना है? तो आप कहेंगे 71 है। नीति आयोग द्वारा SPG इंडिया इंडेक्स 2023-24 का चौथा संस्करण जारी किया है, और इस सूचकांक को नीति आयोग के द्वारा पहली बार 2018 में लॉन्च किया गया था। यह सतत विकास लक्ष्यों पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रगति का तुलनात्मक विश्लेषण प्रदान करता है, और भारत का समग्र स्कोर 2018 में 57 से बढ़कर के 2020-21 में 66 हो गया। 2023-24 में तो देखा जाए तो 71 हो गया। स्कोर 0 से 100 के बीच होता है, और 100 का स्कोर
मतलब होती है कि राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 2030 के लिए निर्धारित लक्ष्य हासिल कर सक कर कर लिए। सभी राज्यों में समग्र स्कोर में सुधार दर्शाया गया है। अग्रणी श्रेणी 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आपका जो है वो आपका 32 है। और परफॉर्मर श्रेणी की बात करें तो आपका 4 राज्य मेघालय, नागालैंड, झारखंड और बिहार, जिसमें शीर्ष स्थान पर रहा है आपका उत्तराखंड और नेपाल। इन दोनों जो रहा है वो आपका 79 के साथ रही है। शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश आपका चंडीगढ़ 2018 और 2023-24 के बीच सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्य उत्तर प्रदेश स्कोर में 25 की वृद्धि है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर 21, उत्तराखंड 19 और सिक्किम जो है वो 18, हरियाणा जो है वो आपका 17, असम जो है वो आपका असम, त्रिपुरा, पंजाब 16, मध्य प्रदेश और उड़ीसा 15। नीति आयोग के बारे में जाने थे। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत सरकार का प्रमुख नीति से संबंधित थिंक टैंक इसको बोली जाती है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया है। और नीति आयोग के बारे में बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उपाध्यक्ष सुमन बेरी है और सीईओ जो है वो BVR सुब्रमण्य है। और नीति आयोग भारत नवाचार सूचकांक जारी करता है। नीति आयोग के बारे में जानते हैं तो नीति आयोग के निदेशक आपका आशीष कुमार दास बने हैं। और नीति आयोग के उप सचिव जो है वो आपका अरविंद कुमार बने हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और IT सक्षम युवा योजना 2024 शुरू की गई है? इन विच स्टेट हैज द चीफ मिनिस्टर अर्बन हाउसिंग स्कीम एंड IT इनेबल यूथ स्कीम 2024 बीन लॉन्च्ड? तो वो आपका हरियाणा है। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और IT सक्षम युवा योजना 2024 का ऐलान किया है। और ईडब्ल्यूएस को किफायती आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना शुरू की है। इसके तहत जो है वो ऐसे लोग जिनकी जो इनकम जो है वो आपका 1.80 लाख रुपए तक वार्षिक परिवहन आय है, उसके उसके तहत जो है वो आपका कच्चा घर दिया जाएगा इस योजना से, हरियाणा सरकार के द्वारा। युवाओं को सशक्तिकरण और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए IT सक्षम योजना 2024 तैयार की गई है। इस योजना के जरिए पहले चरण में 5000 स्नातक और स्नातकोत्तर आवेदकों को रोजगार देने के लक्ष्य रखा गया। अगला नंबर क्वेश्चन है, स्थानीय समुदायों की मदद से जैव विविधता रिकॉर्ड्स करने वाले पहला राज्य कौन बने हैं? Which state has become the first state of the record biodiversity with the help of local community? तो आपका बने केरला बनी है। केरला स्थानीय समुदाय की मदद से प्रत्येक स्थानीय स्वशासन यानी कि LSG का मतलब होती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट निकाय के लिए जन जैव विविधता रजिस्टर PBR तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है। PBR में जंगली और आपका जलीय, शहरी और कृषि जैव विविधता, पारंपरिक ज्ञान और वर्तमान अयोग पैटर्न की जानकारी शामिल है। केरल में प्रतिरोध दवाओं के गलत उपयोग से निपटने के लिए ऑपरेशन स्मृति शुरू किया गया। केरल सभी जिलों में हॉल्स मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य जो है वो बन गया है। और केरल में तिरुवनंतपुरम के राज्य में पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया गया है, जो कि याद रखेंगे। और केरल सरकार ने शुभ यात्रा नामक योजना जो है वो शुरू किया गया। केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव की मंजूरी दी है। आज का अंतिम नंबर क्वेश्चन है, 10वां नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने रूस से आने वाले शरणार्थी पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया गया? Which country has passed a law to ban refugees coming from रसिया? तो आपका कौन है? फिनलैंड है। फिनलैंड जो है वो विदेशी को जो है वो रूस से आने वाले जो शरणार्थी है उस पर जो है वो फिनलैंड जो है वो रोक लगा दिया है। और अगर बात करते हैं तो आपका है कि आगे जो वेनेजुएला की बात करें तो वेनेजुएला में आपका आईसी ग्लेशियर को जो है वो उन्होंने खो दिया है।
फिनलैंड ने रूस से आने वाले शरणार्थियों को रोक लगाने के लिए कानून पारित कर दिया और प्रधानमंत्री पेट्री ओरपो ने दावा किया कि यह कानून राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और रूस द्वारा कथित रूप से हथियार बंद भविष्य के प्रस्ताव को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। फिनलैंड के बारे में जानते हैं तो फिर फिनलैंड के बारे में तो उत्तरी यूरोप में स्थित एक नॉर्डिक देश है, जहाँ की राजधानी आपका है हेलेंसिकी है और जहाँ के राष्ट्रपति है अलेक्जेंडर टस्ब और प्रधानमंत्री आपका पेट्री ओरपो है। फिनलैंड स्वीडन नॉर्वे और रूस के साथ भूमि सीमा साझा करते। फिनलैंड जो है वो आपका स्वीडन नॉर्वे और रूस के साथ भूमि सीमा साझा करती है और इस देश की बाल्टिक सागर के साथ लंबी तट रेखा है। 2023 में नाटो का 31वां सदस्य बन चुका है। फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। तो इसके साथ हमारी जो है वो खत्म होती है, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।